हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वापस से मिक्स्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के लेवल को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको 11 12 के मिलेंगे इसमें। तो ये सेशन को ज़रूर देखिएगा और अपने कंसेप्ट को और बिल्ड करिएगा। यहाँ पर ये आज हमारा सेट नंबर 3 है। इससे पहले के 2 सेट्स आ चुके हैं। नहीं देखा है आपने तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो प्लेलिस्ट का नाम है बीपीएससी TRE 3.0 4.0 मिक्स क्वेश्चंस। तो जाकर ज़रूर इन सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपने कंटेंट का रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी साइंस वन शॉट। इसमें आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का जो एक महामैराथन वीडियो है। उससे आप जाकर एक बार पूरी कंप्लीट साइंस को क्लास 10 लेवल तक की रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद क्लास 10 के अलग से भी मैंने वीडियोस को महामैराथन्स को जो आपका तांडव वाले सेशंस है उसको अपलोड किया है। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट आपको मिलता है। हम अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वातस्फीति का महत्वपूर्ण लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फाइजीमा? ये आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाए ये? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज। वायु कोशीय दीवार का विनाश और फेफड़ों में वायु की थैली क्षतिग्रस्त हो जाती है। देखते हैं। इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यू, फेफड़ों में के ऊतकों की वृद्धि होती है। श्वसनी की दीवार में सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई। या थिकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल्स ऑफ द लंग, फेफड़ों की धमनियों की दीवार का मोटा होना। तो इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल एंड द एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज। देखो, एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी कंटेंट का वीडियो सॉरी पीडीएफ चाहते हैं और आप मुझसे टेलीग्राम पे बोलते हैं कि मैम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, तो प्लीज आप उसके साथ उस जिस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए है उसका वीडियो जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि काफी चीजों का पीडीएफ है मेरे पास। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप एग्जैक्टली किस चीज को मांग रहे हैं। तो जिस भी चीज का आपको पीडीएफ चाहिए उस पर्टिकुलर वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए मैम इसका पीडीएफ चाहिए। तो मेरे पास होगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगी। चलिए, तो आपका एक आंसर क्या हो जाएगा? वायु कोशीय दीवार का विनाश और फेफड़ों में वायु की थैली क्षतिग्रस्त हो जाती है। आइए अब इस बात को समझ लेते हैं कि एम्फाइजीमिया होता क्या है। तो एम्फाइजीमिया एक तरह से लंग जो आपके फेफड़ों की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपको कैसा महसूस होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ये सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि एल्वियोलाइज जो आपके एल्वियोल है इसी में क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। ये एल्वियोलाइज में ही दीवार में इसकी दिक्कत आ जाती है। तो एल्वियोलाइज मतलब वायु कोष्टिका में आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये आपकी हेल्दी एल्वियोलाइज है। अभी हम सब समझेंगे कि एल्वियोलाइज क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ। ये एल्वियोलाई है, तो ये हेल्दी एल्वियोलाई दिख रही होगी। और ये कैसी है? एम्फाइजीमा वाली एल्वियोलाई है जिसमें कि एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है वो टूट गई है। इसका मतलब वायु कोष्टिका की जो झिल्ली है वो कैसी हो गई है? टूट गई है। ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एल्वियोलाइज क्या होते हैं। तो आपने ये देखा है, यहाँ पर सब स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे और मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ जिससे कि आप जब रिवाइज करें तो आपके पास रहे चीजें। तो सबसे पहली बात है कि जो सांस हमने ली तो नाक के द्वारा नॉस्ट्रल जो नाक का छेद होता है वहां से सांस अंदर की तरफ आती है। और सांस यहाँ जब इस इधर से एंटर हुई अंदर की तरफ तो ये आपका हो जाता है ट्राकिया। ठीक है। इसके बाद ये जो आपका एरिया हो गया, ये ट्रैकिया के बाद ये अंदर से ये दो चीजों में इधर से बाइफरकेट हो जाता है, मतलब टूट जाता है इस तरीके से। टूटता नहीं, दो चीजों में ये ऐसा बाइफरकेट हो जाता है। अब ये फर्दर क्या है? कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। क्या मैंने बताया? ये ट्रैकियल ट्यूब है। ट्रैकियल ट्यूब इस तरीके से बाइफोकेट हो गई। इसके बाद फर्दर क्या हो जाता है? इसमें ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। अब ये ब्रांचेस के एंड में क्या लगा होता है? इस ब्रांचेस के एंड में आपके प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे अंगूर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके की संरचना। और ये आपका सब कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सब आपका लंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक लंग ये हो गया, एक लंग ये हो गया, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि ये जो ट्रैकिया आपका दो अलग से बाइफर्केशन दिखा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो चीज है ये आपकी क्या हो जाती है? ये है आपका ब्रोंकाई। हिंदी में भी इसको ब्रोंकाई ही बोलते हैं।
ठीक है। और ये फर्दर जो बाइफरकेट हो जाता है इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, मतलब ये ब्रोंकाई फर्दर इसका ब्रांचिंग हो जाती है तो ये हो जाता है आपका ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, हिंदी में भी इसको ब्रोंक्यूल्स ही बोला जाता है। अब ये फर्दर क्या होता है, हर एक ब्रोंक्यूल के अंत में क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पाउच सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपके हो जाते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई, या फिर आप इसको बोलेंगे वायु कोष्टिका। ये वायु कोष्टिका का क्या काम है, ये गैस का आदान प्रदान, इसका मेन लक्ष्य क्या होता है, गैस का आदान प्रदान करना, गैस का आदान प्रदान। अब ये गैस का आदान प्रदान किस तरीके से कर सकती है, इसमें ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये एक समझा जा सकता है कि जो एल्वियोलाई है, ये वायु कोष्टिका है, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर ऑक्सीजन अंदर आती है सेल्स के, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के बाहर चली जाती है। ठीक है, तो अब ये एल्वियोलाई में ही अगर समस्या हो गई, वायु कोष्टिका में ही अगर कोई समस्या हो गई, उसकी दीवार क्या हो गई, रप्चर हो गई, फट गई, या उसमें कोई डैमेज आ गया, तो इसका मतलब कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। अब उसमें उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो यहाँ पर लिखा है पहली लाइन में, इट इज अ कंडीशन ऑफ लंग दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसकी वजह से सांस लेने में समस्या हो जाती है, और ऐसे आदमी को क्या है, हर समय हफनी चढ़ी रहती है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या लिखा है कि वात स्फीति फेफड़ों की एक स्थिति है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। वात स्फीति की से पीड़ित लोगों में फेफड़ों में वायु की थैली एल्वियोलाई क्षतिग्रस्त हो जाती है। समय के साथ वायु कोशों की भीतर दीवारें कमजोर हो जाती है, तो इसका मतलब इसके जो भीतर की दीवार है वो कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, जिससे कई छोटे वायु स्थानों की बजाय बड़े वायु स्थान बन जाते हैं। अब बड़े वायु स्थान बन जाते हैं तो इसमें क्या है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो जगह है वो कम हो जाती है, तो आपके रक्त प्रवाह तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्षतिग्रस्त एल्वियोलाई ठीक से काम नहीं करती और पुराना हवा फंस जाती है, जिससे ताजी ऑक्सीजन युक्त हवा में प्रवेश करने में कई दिक्कतें आती है। वायुस्फीति का मुख्य कारण, ये बहुत जरूरी है कि वायुस्फीति जो आपकी एम्फाइजीमा है, इसकी आपको कारण कॉज पता होने चाहिए। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, धूम्रपान होता है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। साथ साथ इसका वायु प्रदूषण और रासायनिक धुएं जो है वो भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फाइजीमा। तो एम्फाइजीमा में आपको ये समझना है कि जो ये आपका ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया से बन गया ये आपका ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस बना लेता है, दोनों तरफ देख रहे हैं ब्रांचेस बन गई, और ब्रांचेस के अंत में क्या हो जाता है आपका, ब्रांचेस के अंत में होते हैं ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, वायु कोष्टिका, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एल्वियोलाई वायु कोष्टिका, वायु कोष्टिका, इसी में क्या हो जाता है, रप्चर हो जाती है, इसकी दीवार फट जाती है, तो जो एल्वियोला है इसमें डैमेज हो जाता है, तो गैसेस का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब वायु कोशीय दीवार का विनाश हो जाता है, फेफड़ों में वायु की थैली क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी मैं PDF आपको दे दूंगी, मैं अगर भूल जाती हूँ तो आप मुझे वीडियो के साथ शेयर करेंगे कि मैम इसकी PDF चाहिए। ठीक, हाउ डू दीज फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन, जो अकवक है वो पोषण किस तरीके से प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत रिलेटेड हैं और आप कंफ्यूज होंगे पक्का। पहला है कि जिस रोटी पर वह उग रहे हैं उसे खाते हैं, या दूसरा है अपना भोजन तैयार करने से ब्रेड से पोषक तत्वों का उपयोग करके, या ब्रेड के पोषक तत्वों को तोड़कर फिर उन्हें अवशोषित करके, या रोटी पर अन्य जीवों को पनपने देना और फिर उनका सेवन करना। तो देखो ये ऐसा तो नहीं है कि अलग किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देंगे, ये किसी ऑर्गेनिज्म कहेंगे भाई तुम ग्रो हो जाओ उसके बाद हम तुमको खाएंगे, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन हट जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख ले, ब्रेड के पोषक तत्वों को तोड़कर फिर उन्हें खुद अवशोषित करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन अब्सॉर्बिंग देम। तो ऐसा हाँ, ये कुछ हद तक हो सकता है कि ये ब्रेड के जो न्यूट्रिएंट्स है, इस आपकी जो डबल रोटी में ये जो कुछ पोषक तत्व है, इनको क्या करे, तोड़े एंजाइम से जो इनके पास है, और उसके बाद फिर क्या करे, उसको एब्सॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले। तो हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला, बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो देखो जहां पे वर्ड आ गया प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि वे अपना भोजन खुद तैयार करेंगे, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा कि ये फंगस जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये आपके विषम पोषी होते हैं।
हैं, तो ये खुद अपना भोजन तो नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को, बाय ईटिंग द ब्रेड ऑन विच इट इज ग्रोइंग, कि जिस रोटी पे ये उग रहे हैं वहीं पे इसको खाएं। तो देखो ये आपका ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन काफी हद तक रिलेटेड है, पर अगर बेटर ऑप्शन की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक बहुत आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब कुछ बातें समझ लेते हैं। तो जो कवक होते हैं वो 3 डिफरेंट तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब 3 ऐसे अलग-अलग तरीके के रास्ते हैं जिस तरीके से वो अपना पोषक तत्व लेते हैं। पहला सेप्रोफिटिक मोड, मतलब ऐसा कवक जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, मतलब जो मरे गड़े गले जैव पदार्थ होते हैं उनमें क्या है वो डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं अपना खाना लेने के लिए। इसका मतलब कि वो मृत जीव पर अपने को उगाते हैं और वहां से अपना पोषक तत्व लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक मोड में यही लिखा हुआ है कि द दे डिकम्पोज, जो पहला है आपका, दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर। अ सेप्रोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यूजुअली डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल मैटर। ठीक है, ये मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। सेप्रोट्रॉफ एक ऐसा जीव है जो घुलनशील कार्बनिक यौगों को अवशोषित करके निर्जीव कार्बनिक पदार्थ, आमतौर पर मृत और सड़ने वाले पौधों या पशु पदार्थ से अपने पोषक तत्व प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबको पता है कि ये आपके क्या होते हैं, ये मृत जीवी पर निर्भर होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, और अपना खाना उनसे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, नेक्स्ट हो जाएंगे ऐसे कवक जो कि पैरासिटिक है, जो क्या है, जो आपके परजीवी हैं। तो ये पैरासाइट्स क्या हो गए, ये आपके परजीवी हो गए, और ये परजीवी हैं इसका मतलब, और ये होस्ट पर निर्भर होते हैं। तो ये परजीवी किस पे निर्भर होते हैं, होस्ट पे, जिनको बोलते हैं मेजबान। ठीक है, गूगल ने तो यही ट्रांसलेट किया है, मेजबान। ठीक है, तो मेजबान पर ये क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। होस्ट की हिंदी गूगल ने यही ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो ये परजीवी होते हैं और ये होस्ट मेजबान पर अपने को निर्भर रखते हैं। और इसका मतलब देखो, ये एज अ कवक आपके जब परजीवी की तरह एक्ट करेंगे, अपना न्यूट्रिशन होस्ट से लेंगे, तो इस केस में क्या हो जाता है, वो जो होस्ट है उसको कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं, उसको कभी कभी क्या है, कुछ रोग का कारण बना देते हैं। कौन बनते हैं कारण, कवक बन जाते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है कि वे जीवित मेजबानों पर भोजन करते हैं। परजीवी रूप में कवक अन्य जीवों को में या उनके ऊपर रहते हैं और अपने पोषक तत्व अपने मेजबान से प्राप्त करते हैं। परजीवी कवक जीवित ऊतकों को तोड़ने के लिए एंजाइम्स का उपयोग करते हैं, जो मेजबान में बीमारी का कारण भी बन सकता है। रोग पैदा करने वाले कवक परजीवी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पहला हमने देख लिया सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हमने देखा पैरासिटिक में देखा, तीसरा हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, मतलब ऐसे कवक जो कि सहजीवी की तरह रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं करते जिसपे भी वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो दे लिव म्यूचुअलिस्टिकली विद अदर ऑर्गेनिजम्स, लिव हार्मलेसली विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वे अन्य जीवों के साथ जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वे अन्य जीवों के साथ पारस्परिक रूप से रहते हैं। पारस्परिक कवक अन्य जीवित जीवों के साथ हानि रहित रूप से रहते हैं, मतलब वो उसको नुकसान नहीं करते, एज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। माइकोराइजा को एक कवक और एक मेजबान पौधे के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो आपका माइकोराइजा होता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका, ये फंगस है। इट इज डिफाइंड एज एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस। माइकोराइजा क्या है, एक तरह से एसोसिएशन है, एक संबंध है किसके किसके बीच में, फंगस और होस्ट प्लांट के बीच में जो संबंध है वो उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब कवक और जड़ प्रणाली के बीच में सहजीवी संबंध होता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे कि आपने देखा है कि कई पौधों में क्या है, ये फंगस कवक रहते हैं, उसके रूट सिस्टम में, उसके जड़ की जगह पर ये कवक पाए जाते हैं, और इससे क्या है, जड़ से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और कवक जड़ को या पौधे को जो पौधा को रिक्वायरमेंट होती है वो देते हैं। तो एक तरह से क्या हो जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये सब रह रहे होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। आर्किया और नाइट्रोजन स्थितिकरण करने वाले जीवों को निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो, ये एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, सॉरी, ये आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है RS विटेकर द्वारा दिया गया, जिसमें मोनरा आपका हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, एनिमेलिया, प्लांटे हो गया। ये अगर नहीं देखा है आपने तो पिछला वाला सेट 2 देखना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रॉपर चार्ट के
के साथ। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इस क्वेश्चन में, ये मैंने क्वेश्चन जान के यहाँ पर डाला है, जिससे कि आपने अगर वो देखा होगा सेशन तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर्किया और नाइट्रोजन स्थितिकरण करने वाले जीवों को निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली हम इस पे आ जाएंगे कि मोनरा में इनको वर्गीकृत किया गया। आइए देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है आपका यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एग्जांपल्स याद रखना बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल्स मैं ऐड करती हूँ और आपको इस एग्जांपल को नोट करते जाना है, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर सकें। एज वेल एज आर्किया आर प्रोकैरियोट्स हेंस क्लासिफाइड अमंग मोनरा। तो मोनरा क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। यही चीज हिंदी में लिखी हुई है कि नाइट्रोजन स्थितिकरण N2 स्थितिकरण करने वाले जीव यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसलिए इन्हें विकेटर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत अवधारणा के मोनरा में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वो देख लेना जरूर सेशन ऑप्शन जो आपका सेशन नंबर 2 है, मतलब सेट नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पर निर्भर होता है। तो डायरेक्टली इस आंसर पे आ जाएंगे, मोलारिटी। आपका मोलारिटी जो होता है वो तापमान पर निर्भर होता है। आइए अब इस बात को समझ लेते हैं, मोलारिटी क्या होती है। आप इस बात को समझेंगे कि मोलारिटी जो होती है वो क्या बताती है। देखिए इस बात को समझेंगे, क्या समझना है यहाँ पर कि मान लो मेरे पास क्या है, ये लिक्विड है। ठीक है, ये मेरे पास एक जार है, इसके अंदर लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड तरल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस लिक्विड में क्या होगा, इसके जो एटम्स होंगे अंदर के वो इस तरीके से अरेंज है मान लो। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हीट कर दिया, इसको मैंने आग से गर्म किया। अब गर्म करने से क्या होगा, जो इसके एटम्स है या जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके बीच में क्या हो गया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मॉलिक्यूल्स है, जो इसके अणु है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका खुद सोचो कि यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा वॉल्यूम का। तो क्या समझ में आया कि जो लिक्विड है तरल है, अब तरल को जब गर्म किया तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, उसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है, किसका, लिक्विड का जो आयतन है, वॉल्यूम है, ये बढ़ेगा। ठीक है, अब बढ़ेगा तो इसका मतलब ये जब आयतन बढ़ रहा है तो लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है, जब आयतन बढ़ा तो लिक्विड एक्सपैंड हुआ, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इन टर्न आपकी जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कि अगर वॉल्यूम पे डायरेक्टली वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो मोलैरिटी क्या हो जाती है, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मोलैरिटी जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा कोई भी लिक्विड, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मोलैरिटी क्या बताती है, मोलैरिटी बताती है आपको कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूट का, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो मोलैरिटी है या फिर मोलैलिटी है, इसका काम क्या होता है, टू डिटरमाइन द, सब कुछ रब करके यहाँ पर वापस से समझेंगे। मोलैरिटी और मोलैरिटी ये क्या बताती है, ये बताती है कि किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी विलय की कितनी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है। मतलब अब देखो, अब कंसंट्रेशन को कैसे समझेंगे, कंसंट्रेशन को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक जग दे, ये मेरे पास एक जग है। ठीक है, अब इस जग में मैंने क्या किया, ये दो मेरे पास जग है। ठीक है, अब इस जग में मैंने क्या किया, देखो इसमें भी 1 लीटर वाटर है, इसमें भी 1 लीटर क्या है, पानी है, इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है, 1 लीटर पानी दोनों में भरा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे पास 1 टेबल स्पून, मेरे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून क्या है, शुगर है। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है, 2 टेबल स्पून शुगर है, 2 टेबल स्पून शुगर है, या मैं बोलती हूँ 3 टेबल स्पून शुगर है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 टेबल स्पून शुगर है। ठीक है, इस बात को समझ जाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैंने इसमें क्या किया, घोल दिया, इसको भी मैंने क्या किया, इसमें घोल दिया। अब खुद सोचो किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो आपके फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, तो इसके हिसाब से आपकी सेकंड वाले की इसकी इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसमें कितना शुगर बढ़ा, कितना शुगर ज्यादा है, 2 टेबल स्पून शुगर ज्यादा है, तो जिसमें जितना ज्यादा शुगर होगा उसमें इतनी ज्यादा उसकी कंसेंट्रेशन होगी उस सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी यही बताती है, क्या बताती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या बताती है, ये टेल्स अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
या हम लिख सकते हैं विलय की कितनी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितनी है। ये कौन बताता है, ये मोलैलिटी और मोलारिटी बताते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे चीज लिखी हुई है कि किसी विलय की मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि विलय का आयतन तापमान पर निर्भर करता है। होता यह है कि जब तापमान बढ़ता है तो तरल में अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे आयतन का विस्तार होता है, बदले में मोलारिटी कम हो सकती है। तो हेंस हम ये लिख सकते हैं कि जो मोलारिटी होती है, मोलारिटी ये किस पे प्रोपोर्शनल होती है। अगर देखो मोलारिटी इज प्रोपोर्शनल टू, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसे समझो, देखो समझ जाएंगे तो फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या आयतन तरल का, तापमान, तापमान बढ़ा, आयतन तो वॉल्यूम भी बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसके बीच में डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाएगा। इसका मतलब हेंस मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर और क्या बढ़ेगा, जो वॉल्यूम है उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन टर्न डिक्रीज हो जाएगी क्या, मोलैरिटी। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि मोलैरिटी जो होता है वो, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके वॉल्यूम के। ठीक है, ये चीज यहाँ पर याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें। चलो अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, क्या, मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी का अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन देखूं तो इट इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जैसे कि शुगर हो गया, तो कोई चीज जिसमें घोली गई, जो चीज घोली जा रही है वो सॉल्यूट हो जाता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे वाटर जिसमें घोला जा रहा है वो हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन होता है हमेशा। जैसे कि अगर मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन है, मतलब 1 लीटर मेरे पास क्या है, विलय है। 1 लीटर मेरे पास विलय है, तो मैंने बना दिया ये मेरे पास 1 लीटर इसके अंदर विलय है। अब इस 1 लीटर में, ये मेरे पास 1 लीटर विलय है, इसमें मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है, जैसे मान लो 5 मोल मेरे पास क्या है, शुगर है। ठीक है, 5 मोल शुगर है, मैंने इसमें डाल दी, तो ये इसको मिलने के बाद क्या हो गया, ये इसकी मोलारिटी। तो इसकी मोलारिटी क्या हो गई यहाँ पर, तो मोलारिटी हो जाएगी इज इक्वल्स टू 5 मोल्स या 5 m। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी मोलारिटी इधर। अब इसी जगह पर अगर मैंने मोलालिटी की बात करी तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, वापस से देखो, वापस से क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया, अभी मैंने इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 m क्या डाला, सॉल्यूशन 5 m शुगर डाला, 5 मोल्स ऑफ शुगर डाला। वही यहाँ पर लिखा है, अ यूनिट इज ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था, यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन था, विलय कितना था, 1 लीटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलालिटी में वही वापस से मैंने बीकर बनाया। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास 5 5 मेरे पास 5 मोल्स क्या है, शुगर के हैं, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको तब तक भरती रहूंगी इसमें पानी, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और तब तक ऐड करूंगी जब तक ये कैसा 1 लीटर ना हो जाए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट मैं ऐड कर रही हूँ वो तब तक ऐड करूंगी जब तक 1 लीटर ना हो जाए। ठीक है, तो 5 मोल्स पहले था, 5 में जितना और ऐड करना होगा उतना ऐड करके मेरा क्या बन जाएगा, मोलारिटी बन जाएगा, जो कि डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, मोलालिटी को प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, और ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। दबाव की इकाई कौन सी नहीं है। ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कई बार लोग लगा के आ जाएंगे टॉर, पर ये गलत हो जाएगा आपका। टॉर एक यूनिट होती है, दाब की एक यूनिट होती है, दबाव की आपकी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
सॉरी, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होती है ना प्रेशर की यूनिट, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं होती। तो यहाँ पर आपकी आंसर क्या हो जाएगा, आपका किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और टॉर आपकी यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की। ठीक, चलो देख सकते हैं। तो टॉर क्या होता है, अच्छा एक यूनिट होती है इसकी, इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या लिखते हैं, पास्कल्स भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी पास्कल्स, या फिर पीए से इसकी डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। द टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट स्केल डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/760 ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। द वन टॉर इज एग्जैक्टली 101325 डिवाइड बाय 60 पास्कल्स। ठीक है, तो ये एक बार सिर्फ पढ़ लेना, देख लेना, और ये समझ लेना कि टॉर भी यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे बल, सबसे निम्नलिखित में से कौन सा बल प्राकृतिक में सबसे मजबूत होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत होता है, परमाणु बल। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय बल, जैसे कि ये मेरे पास एक आयरन की नेल है। अब इस आयरन की नेल के ऊपर अगर क्या किया, कॉपर की वायर को क्या किया, लपेट दिया कुछ इस तरीके से, और फिर सर्किट को कंप्लीट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया। जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया तो ये जो चुंबक है आपकी, सॉरी रब हो गया, ये आपका क्या है, ये नेल है। और इसके बाद क्या किया, इसमें ये आयरन कॉपर की वायर को रोल कराकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दिया। अब जैसे ही कॉपर की वायर में ये आयरन की नेल कॉपर की वायर में रहेगी और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये जो आयरन की नेल थी, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका मतलब चुंबकीय बल इसके अंदर आ जाएगा। अब ये कैसे देखेंगे, ये कैसे देख सकते हैं हम, इसके पास अगर मैंने कंपास की नीडल लाई तो कंपास की नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये डिफ्लेक्शन की देखने का मतलब ये क्या करेगी, ये हिलेगी। अब हिलने से क्या होगा, हिलेगी। ये हिलने से क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा कि ये जो आयरन की नेल थी सिंपल, ये कैसे बिहेव करने लगी, एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। पर ये जैसे ही मैग्नेट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्लोजर बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लो ये ओपन कर दिया, तो इसका मतलब कि अब क्या हो गया, ब्रेक हो गया सर्किट। तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, उस समय ये नॉर्मल आयरन नेल की तरह बिहेव करेगी। तो इससे ये समझ में आता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, विद्युत को पास करेंगे, तभी तक क्या इस आयरन नेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, चुंबकीय बल रहेगा इस लोखंड की जो कील है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसा, ये एक तरह से वीक फोर्स इसलिए माना जाता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको पता है कि ये ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। तो सबसे ज्यादा जो आपका मजबूत होता है, सबसे मजबूत बल, वो आपका न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है। चलो आओ देख लेते हैं अब अगला, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, nuclear force is one of the four fundamental forces of nature, other being gravitational and electromagnetic force. परमाणु बल प्रकृति के चार मजबूत बलों में से एक है, अन्य गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल है। दरअसल रासायनिक बंधनकारी बलों की तुलना में 10 मिलियन अधिक मजबूत होने के कारण इसे मजबूत ताकतों में भी रखा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर न्यूक्लियॉन्स, दे बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू द एटॉमिक न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो आपका जो एटम है वो क्या हो जाता है, स्टेबल रहता है एक तरह से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं उसमें, तो हर चीज अपनी जगह पर फिट रहती है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में क्या है, परमाणु बल लगा हुआ होता है। तो द न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एंड कॉजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसी वजह से क्या होता है, जो आपका फोर्स, इस न्यूक्लियर बल की वजह से क्या हो जाता है, ये एक तरह से शॉर्ट रेंज फोर्स है जो कि स्टेबिलिटी इसमें करता है न्यूक्लियस के अंदर। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, एक हमारा एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी रहे, जिससे कोई इधर उधर से भगे ना, तो क्या रहता है, इसके लिए इसमें होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, परमाणु बल वे बल है जो दो या दो से अधिक न्यूक्लियॉन्स के बीच में कार्य करता है। वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु नाभिक में बांधते हैं। परमाणु बल एक छोटी दूरी का बल है और नाभिक की स्थिरता का कारण बनता है। ठीक है,
अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की परमाणु प्रतिक्रिया। द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द चेंज इन आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इंड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग इट विद एनर्जेटिक पार्टिकल इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो गया? वह प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु नाभिक की पहचान या विशेषताओं में परिवर्तन शामिल होता है, जो एक ऊर्जावान कण के साथ बमबारी से प्रेरित होता है, परमाणु प्रक्रिया कहलाता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई कि आपके किसी भी एक न्यूक्लियस है, अब इसमें किसी भी है का क्या होगा, आपका बॉम्बार्डमेंट कराएंगे। अब ये बॉम्बार्डमेंट जो होता है किसी पार्टिकल्स के द्वारा होता है, किसी कणों के द्वारा होता है, और ये कण कौन से हो सकते हैं? अल्फा पार्टिकल हो गया, गामा रेज हो गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हेवी आयंस, इस तरीके से क्या होता है बॉम्बार्डमेंट किया जाता है। तो 4 तरीके के आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ने हैं, परमाणु अभिक्रियाओं के 4 मुख्य प्रकार हमको पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन। तो इसमें क्या हो जाता है कि बड़ा हैवी न्यूक्लियस है, हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है, इस पे क्या है बम्बार्डमेंट करा देते हैं किसी न्यूट्रॉन से, इसमें हिट करा है, इसमें बमबारी करा दी, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या है टूट जाता है। तो मतलब बड़ा बड़ा क्या है छोटे में टूटता है, छोटे में टूटता है, ठीक है, बड़ा जो है वो छोटे में टूट जाता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में टूटेगा। अब आइए देख लेते हैं क्या-क्या छोटे में चीज़ों में भी टूट जाता है। जैसे कि आपका यूरेनियम 235 एटम है। यूरेनियम 235 एटम का बम्बार्डमेंट, उसकी बमबारी करा दी जाती है किससे? न्यूट्रॉन से। अब ये स्प्लिट हो जाता है, किसमें टूट जाता है? 2 लाइटर न्यूक्लियाई। 2 लाइटर न्यूक्लियाई क्या हो जाएँगे? आपके बेरियम हो जाएगा और आपका एक क्रिप्टॉन हो जाएगा। साथ ही साथ आपका न्यूट्रॉन भी यहाँ पर रिलीज़ होता है, रिलीज़ आउट होता है, और न्यूट्रॉन्स के साथ-साथ आपका हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, जो कि आपको ये दिख रही होगी। ठीक है? तो यहाँ क्या देखा, ये यूरेनियम ये 92 आपका क्या हो गया, एक तरह से ये हेवी न्यूक्लियस हो गया, इसमें बॉम्बार्डमेंट किसका कराया? न्यूट्रॉन का कराया, बेरियम और क्रिप्टॉन निकल गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, इसको याद कर लीजिएगा। 3 रिएक्शंस है इसमें, तीनों रिएक्शंस आपको याद रखनी है। जैसे यूरेनियम का पहला रिएक्शन हो गया यूरेनियम का, दूसरा रिएक्शन हो गया यूरेनियम 233, ये सब आइसोटोप्स हैं। 235, 233, फिर ये हो गया प्लूटोनियम का 239, 94, और क्रिप्टॉन और यहाँ पे बना आपका बेरियम, यहाँ पर बना ज़ेनॉन और स्ट्रोंशियम, यहाँ पे बना ज़ेनॉन और ज़िरकोनियम। ठीक है? साथ-साथ आपको यहाँ पे एनर्जी हर में क्या है एनर्जी का रिलीज़ हो रहा है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी परमाणु का नाभिक परमाणु प्रतिक्रिया के माध्यम से हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है। जब यूरेनियम 235 परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो यह 2 हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन में विभाजित हो जाता है। ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो हमने फिजन में देखा, मतलब विखंडन में देखा कि बड़ा छोटे में विखंडित हो जाता है। ठीक है? अब हम क्या देख रहे हैं कि बड़ा जो हो जाए, छोटा जो है वो छोटे-छोटे जो है वो बड़ों में संलयन हो जाएंगे, मतलब नाभिकीय संलयन यहाँ पर हो रहा है। एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में टकराकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। परमाणु संलयन प्रक्रिया उन तत्वों में होती है जिनकी परमाणु संख्या कम होती है, जैसे हाइड्रोजन में होती है। तो इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम में कौन सी प्रक्रिया हो रही है? फ्यूजन हो रही है। सन में फ्यूजन हो रही है। ठीक है? यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? न्यूक्लियर रिएक्टर, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया, कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, आपकी विखंडन रिएक्शन होती है। ठीक है? आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका आइसोटोप्स हो गए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये जब इसमें क्या हो जाता है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो हीलियम बनाते हैं। तो ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई, ये भी लाइटर है, ये भी हल्का नाभिक है, ये भी हल्का नाभिक है, और ये मिलकर क्या है भारी नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें देखा जाता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है सब में देखा जाता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो नीला आकाश का कलर होता है, रंग देखने को मिलता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, सूर्योदय के समय सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल होना, तो ये सारे क्या होते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन होते हैं। आइए समझ लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसमें क्या है, जैसे कोई लाइट रेज़ का सोर्स है, मान लो ये सन है, सन के से क्या है लाइट की रेज़ आई। अब सन से लाइट की रेज़ आई तो बीच में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस एयर के मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने से क्या होगा, कभी ये इधर डेविएट हो जाती है, कभी फिर इधर डेविएट हो जाती है, कभी ये इधर डेविएट हो जाती है, कभी ये इधर डेविएट हो जाती है, कभी ये इधर आ गई। तो इस तरह से क्या हो जाता है, कंटिन्यूएशन में डेविएशन होता रहता है, और इस डेविएशन की वजह से इस लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि लाइट रेस जब अपने ओरिजिनल पाथ से, ये क्या था आपका, या फिर समझेंगे ये एक ओरिजिनल पाथ था, यहाँ से लाइट रे आ रही थी। अब जैसे ही उसको क्या हुआ, एक कोई पार्टिकल मिला, कोई एटम मिला, डस्ट मिला, स्मोक मिला, कुछ भी मिला, वाटर मिला, वेपर्स मिले, तो उससे जैसे ही इस सरफेस से स्ट्राइक करती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेविएट अपना पाथ को चेंज कर लेगी, अपने रास्ते को, पथ को बदल लेगी और दूसरी जगह आ जाएगी। फिर कुछ मिलेगा, वहां से डेविएट होकर फिर इधर आ जाएगी। तो यही यहाँ पर होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो कई तरह से क्या है, डेविएशन की वजह से होता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन द लाइट रेज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब एक तरह से ये मीडियम हो गया ना, यहाँ पर एयर था, एयर के बाद मान लो ये वेपर है, वाटर वेपर है, तो एयर से कहाँ आ गई लाइट, वाटर के वेपर में आ गई। ठीक है, समझ में आया ना। एयर से कहाँ आ गई, जलवाष्प पे आ गई। तो ये जलवाष्प जब हवा से जलवाष्प में आई तो इसका मतलब इसका माध्यम क्या हो गया, माध्यम, माध्यम बदल गया, माध्यम बदल गया। अब माध्यम के बदलने से क्या हो गया, कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ वापस से रिफ्लेक्ट बैक क्या हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ आगे बढ़ी, मतलब आगे पास ऑन हो गई। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। तो इंटेंसिटी, और जो किस इंटेंसिटी से स्कैटर्ड लाइट होती है, ये डिपेंड करती है किस पे, देखो, जो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग या आपका प्रकाश का विकिरण, ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है जो आपके कण है, कण के साइज के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ लाइट की, जो आपकी रोशनी है, लाइट है, लाइट की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो स्कैटरिंग जो है, जो स्कैटरिंग कितना विकिरण हो रहा है, ये किस पर निर्भर होता है, ये कर्ण के साइज पर, मतलब आपके पार्टिकल का कितना साइज है, और दूसरा कि लाइट, जो आपकी लाइट का सोर्स है, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी अगर तरंग दैर्ध्य कम होगा, याद रखेंगे, अगर तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति अगर ज्यादा होगी। क्या मैंने बोला, तरंग दैर्ध्य अगर कम है, आवृत्ति अगर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका या तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का प्रकीर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर तरंग दैर्ध्य कम है, आवृत्ति ज्यादा है, तो प्रकाश का प्रतिकरण ज्यादा होगा। और इसी का विपरीत हो जाएगा, अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, आवृत्ति कम है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है आपका, जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊं वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ मैं किस तरह से बता सकती हूँ, जैसे ये हो गया आपका ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लैम्डा हो गया, दो कंप्रेशंस के बीच की दूरी या दो रेयरफेक्शन के बीच की दूरी, और आपकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आवृत्ति ज्यादा होगी अगर, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम का मतलब आवृत्ति कम, ये आवृत्ति कम हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर 4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग। इससे हम ये डायरेक्टली समझ सकते हैं कि स्कैटरिंग, जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लैम्डा के। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर कि अगर लैम्डा, या आपका लैम्डा या तरंग दैर्ध्य, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पी क्या है, स्कैटरिंग को बता रहा है। ठीक है, स्कैटरिंग को बताता है ये। इसको मैं इसको इससे नोट कर देती हूँ, जिससे कि आप गलत नहीं करेंगे इसमें एग्जाम में। ये क्या हो जाता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक तरह से लैम्डा के स्क्वायर के 4 के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है ना। तो ये अगर लैम्डा आपका मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग धैर्य, अगर तरंग धैर्य बढ़ेगा तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, वो प्रकीर्णन, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्रकीर्णन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर तरंग धैर्य कम होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इसी का ऑपोजिट हो जाता है किसका, आवृत्ति का। ठीक, तो यही यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, इसको आप देख लेंगे। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान लीजिए हवा एक गिलास पानी में आता है, तो प्रकाश का एक हिस्सा माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके बाद एक विशेष दिशा में विकिरण होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता, कणों के आकार और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कम तरंग दैर्ध्य और उच्च आवृत्ति की प्रकीर्णन अधिक होती है। दूसरी ओर लंबी तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति कम होती है, वे सीधी होती है और कण में टकराने की संभावना कम होती है, इसलिए संभावना कम होती है। रिले प्रकीर्णन सिद्धांत सुबह के समय
सूर्य की लाल रंग और आकाश के नीले रंग के लिए तर्कपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये आपका पी वाला रिलेशन जो है लैम्डा वाला तरंग दैर्ध्य वाला आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चंस ऐसे समझो जिससे कि आगे आप एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, चीजों को करते जाइए, समझते जाइए, जहां डाउट रहे पूछते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डायरेक्टली मैं आपको मार्क कर देती हूँ, सिलियरी मसल्स। कि सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है कि फोकस को, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन करना, जिससे कि वो प्रॉपरली फोकस कर पाए और इमेज को फॉर्म कर पाए। ठीक है, इसके प्रॉपर जो एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं भी जस्ट अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, उसको पढ़ देख लेते हैं। कि कॉर्निया, जो कॉर्निया आपका बाहरी हिस्सा होता है, ये कॉर्निया आपका, ये आपका बाहरी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये बाहरी स्ट्रक्चर हो गया कॉर्निया। ये आपका हिस्सा हो गया, ये हो गया आपका कॉर्निया। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, ये इस तरीके से, यहाँ फिर अंदर लेंस होता है, यहाँ सीलियरी मसल्स होती हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया आपका कॉर्निया हो गया। ठीक है, फिर ये हिस्सा क्या हो गया, जहां पर आपको आंख रहती है, ये प्रॉपरली जहां पर आईज है आपकी, ये हिस्सा क्या हो जाता है, आइरिस हो जाता है। ठीक है, फिर आइरिस के अंदर का भाग, मतलब अगर मैं बोलूं ये बीच का हिस्सा, ये हो जाता है प्यूपिल, ये हो जाती है सिलियरी मसल्स। फिर ये हो जाता है आपका, इधर पीछे का हिस्सा हो जाता है रेटिना, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिर हो जाता है यहाँ पर विट्रस ह्यूमर है, और यहाँ पर एक्वस ह्यूमर रहता है आगे के साइड को। और स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या हो जाता है, जो आपका सफेद हिस्सा होता है। ठीक है, जो सफेद भाग आपका आईज का सफेद भाग होता है, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। और लेंस हो गया आपका, ये पीछे लगा हुआ है ये लेंस। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो कॉर्निया हो गया आपका बाहर का हिस्सा, उसका काम क्या होता है कि सबसे पहली लाइट जो है, सबसे पहला लाइट जो है एंटर करती है कॉर्निया में, लाइट का पहला एंट्रेंस पॉइंट होता है। आइरिस का काम क्या होता है, आइज को कलर प्रोवाइड करना। साथ ही साथ देखो, आइरिस का काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। तो आप याद कैसे रखेंगे, मैंने जैसे याद रखा था, आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को। ठीक है, तो आपने याद किया, एक था टाइगर वाली जो मूवी थी, उसमें एक जो टेररिस्ट बना था, इदरिस नाम था उसका। तो इदरिस, 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 तो इद्रिस जो था वो कंट्रोल करता था किसको, लोगों को कंट्रोल करता था और अपने जैसा बनाता था। तो वही बात है, इद्रिस से आइरिस, आइरिस कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। तो याद करने का सिर्फ तरीका है, और कंट्रोल करता है प्यूपिल, जिससे कि जो लाइट का एंट्रेंस है वो किस तरह से लाइट के चीजों को, लाइट के एंटर मतलब प्रॉपरली लाइट अंदर आईज में एंटर कर पाए। तो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आई, एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल। इससे क्या है, वो साइज कर पीपल के साइज को एडजस्ट करता है। जैसे कि ये आपकी आंख हो गई, और आंख के बीच का हिस्सा जो हो जाता है, ये वाला हिस्सा है प्यूपिल। ठीक है, ये लाल लाल हिस्सा है प्यूपिल। तो ये जो लाल लाल, और ये जो कलरफुल भाग हो गया आपका, ये कलरफुल भाग हो गया, ये आपका आइरिस है। ठीक है, तो आइरिस कंट्रोल, और ये हो गया प्यूपिल। तो आइरिस को आइरिस कंट्रोल किसको करता है, प्यूपिल को। जिससे कि ये जो आपका हिस्सा हो जाता है, ये लाल लाल हिस्सा, ये कभी बड़ा हो जाता है, कभी थोड़ा छोटा हो जाता है, जिससे कि लाइट का एंट्री कितना अंदर आना चाहिए वो रेगुलेट कर पाए, जिससे कि आंखें खराब ना हो। चलिए आइए आगे समझ लेते हैं क्या पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ये है आपकी इमेज। ठीक है, तो सबसे पहला भाग हो गया स्क्लेरा, सब हिंदी में भी है तो चिंता नहीं करेंगे। स्क्लेरा क्या है, इट इज द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा। व्हाइट पार्ट ऑफ द आई जो होती है आपकी स्क्लेरा होती है, ये हो गया स्क्लेरा, क्योंकि सफेद भाग होता है स्क्लेरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड द कॉर्निया। अब स्क्लेरा का जो आगे का हिस्सा ट्रांसपेरेंट सा होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया, श्वेत पटल का सामने के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइरिस की। आइरिस क्या है, डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड द आइरिस। तो आइरिस अब आप समझ गए होंगे कि आइरिस क्या हो जाता है। आइरिस जो कलर्ड भाग होता है, ये तो लेंस हो गया, लेंस के बाहर का इधर का जो कलर्ड भाग हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाता है, आइरिस हो जाता है। और आइरिस के बीच का हिस्सा क्या हो जाता है, प्यूपिल हो जाता है। ठीक है, तो आइरिस क्या है, आइरिस सबसे पहली बात है कि ये कलर प्रोवाइड करता है आइस को। और दूसरा, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द एडजस्ट द एक्सपोजर बाय एडजस्टिंग द पीपल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे, बाय एडजस्टिंग द प्यूपिल। ठीक है, आइरिस कंट्रोल किसको करता है, प्यूपिल को।
नेक्स्ट है स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपल, इट्स साइज इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ आइरिस, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। वही सब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुतली। पुतली परितारिका में छोटा सा छिद्र पुतली के रूप में जाना जाता है। इसका आकार आइरिस की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? बिहाइंड द पीपल देयर इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस। बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स इट चेंजेस इट्स फोकस टू फोकस ऑन द रेटिना। मतलब ये लेंस है, लेंस के पास क्या प्रेजेंट होती है? ये सिलियरी मसल्स होती है। ये सिलियरी मसल्स है, इससे भी नहीं दिख रहा है, ये सिलियरी मसल्स है। तो ये सिलियरी मसल्स क्या करती है? वापस से एडजस्ट करती है लेंस के फोकस को, और उससे क्या हो जाता है? लाइट का एंट्रेंस होता है, और लाइट के एंट्रेंस से इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे। ठीक है, अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स इट चेंजेस द शेप टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना, इट बिकम्स थिनर टू फोकस ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जब लेंस थिनर हो जाता है, पतला हो जाता है, खुद सोचो जब दूर देखना है तो हम आंख को एकदम छोटी छोटी सी कर लेते हैं, एकदम छोटी सी आंख को मिचका लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? मान लो ये मेरे पास पेड़ है, तो ये ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, तो इस दूर ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है, तो मैं अपनी आंखों को क्या करती हूँ? एकदम मिचका लेती हूँ। करते हैं ना छोटे बच्चे, एकदम आंख को मिचका लेते हैं। और अगर मेरे पास यही मेरे पास लेंस है, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या, यही पेड़ मेरे पास है, तो आंखें क्या फाड़ फाड़ के देखते हैं, एकदम आंख को चौड़ करके देखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आपको यहाँ लिखी है, इट बिकम्स थिनर टू फोकस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड बिकम्स थिकर टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत फनी वे था समझने का। पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी की क्रिया से यह रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलती है। दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह पतला हो जाता है, और पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये गाढ़ा मोटा हो जाता है। रेटिना की बात कर लेते हैं। रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट सेंसिटिव मतलब कि यहाँ पर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपके रॉड सेल्स और कोन सेल्स पाए जाते हैं। तो रॉड सेल्स का क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं किसमें? हल्की लाइट में, मतलब डिम लाइट में। और ये कौन सेल्स सेंसिटिव होते हैं? ब्राइट लाइट में, मतलब एकदम चमकीली रोशनी में। जब जब एकदम अंधेरा हो जाएगा, कमरे में एकदम अंधेरा है, और अंधेरे में आपको देखने की कोशिश, अंधेरा होता है तो भी हल्का हल्का दिखता है ना, हल्का हल्का सा। तो वो क्यों हल्का दिखता है? क्योंकि उस समय जो रॉड सेल्स है ये एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जो आपके शंकु है वो एक्टिव हो जाते हैं। रॉड सॉरी, जो छड़े हैं वो आपकी एक्टिव हो जाती हैं। और जो आपके कोन सेल्स होंगे, ये कब एक्टिव होंगे? जब आपकी ब्राइट लाइट, जब एकदम से बहुत तेजी रोशनी निकलती है, तब ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इजी था, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स दो तरह के, वही रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ऑप्टिक तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, इनमें शंकु और छड़ें शामिल होती हैं। शंकु तंत्रिका कोशिकाओं को तेज रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, और छड़ें ऑप्टिक तंत्रिकाएं कोशिकाओं को जो मंद रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का हमने देख लिया कि सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी बॉडी एक गोलाकार संरचना है। यह परितारिका और कोरॉइड के बीच स्थित एक मसल्स होती हैं। फिर सिलियरी प्रतिक्रिया आंख के तरल पदार्थ पैदा करती है, जैसे जलीय हाश्व कहा जाता है, और इनमें सिलियरी मांसपेशी भी होती है, जो अब आपकी आंखों कितनी निकट वस्तु पर ध्यान केंद्रित होगी, लेंस का आकार बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट। देखो, एक तो आंख के अंदर कुछ तरल पदार्थ भी होता है, और वो तरल पदार्थ जैसे कि एक्वस ह्यूमर हो गया और विट्रस ह्यूमर हो गया। आइए समझ लेते हैं एक्वस और विट्रस ह्यूमर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है, ये लेंस के, देखो ये लेंस है, लेंस के इधर साइड का एरिया, ये लेंस है, लेंस के इधर साइड का एरिया क्या हो जाएगा? ये एक्वस ह्यूमर हो जाएगा। यहाँ पर एक्वस ह्यूमर है, और इधर होता है विट्रस ह्यूमर। ये दोनों का काम क्या होता है? पहली बात तो तरल बनाना, जो आईज है आपकी आंखों को। दूसरी बात है न्यूट्रिशन, पोषण देना, और क्या करना? आईज को अपनी जगह पर स्थित रखना। ठीक है, तो ये सब क्या पॉइंट हो जाते हैं इसके एक्वस और विट्रस ह्यूमर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं यहाँ पर। ब्लाइंड स्पॉट एट अ जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज नो सेंसरी नर्व सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट एंड इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जैसे जैसे ही आपके लेंस से लाइट रेज आई और इमेज का फॉर्मेशन हो गया रेटिना पर, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या करते हैं? ये ब्रेन तक लेके जाते हैं, और ब्रेन सेंस करता है कि क्या देखा, और क्या देखने के बाद किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइट कैन बी फोकस्ड इन अवर रेटिना
थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, प्रकार निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जाता है? तो कौन सी घटना हो जाती है? तो आईज, ये आपका आईज है, ठीक है, ये आपकी आईज है, और आईज यहाँ आपका लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज एंटर जा रही है, तो यहाँ पर कौन सी घटना होती है, क्या होता है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या था? रिफ्रैक्शन याद करेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन में था क्या कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। इसको कैसे समझा था? जैसे मान लो ये मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, अब यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। तो यहाँ से बेंड हो जाती है और वापस से यहाँ पे एयर है, तो यहाँ से वापस से बेंड हो जाएगी। तो इसके मतलब कि यहाँ पर जो मीडियम माध्यम में बदलाव है, माध्यम के बदलने की वजह से लाइट क्या हो गई, थोड़ी मुड़ गई, बेंड हो गई, और इसको ही बोलते हैं अपवर्तन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आपका जो लाइट का फोकस होना, लाइट का फोकस होने से इमेज का फॉर्मेशन होना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, आपका अपवर्तन होता है और यहाँ पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता है इसके अंदर। Light rays are focused on retina after getting refracted through the eye lens. प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर केंद्रित होती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस को कल करेंगे। और सेशन से जुड़े रहिए, आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं जरूर बताया करिए, जिससे कि आगे बनाने के सेशंस में हेल्प मिलती है कि आगे आपको क्या चाहिए, आपको PYQs चाहिए, आपको नए MCQs चाहिए, आपको अब टाइम कम बचा है तो आप कंटेंट का रिविजन करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके तक आपकी चीजों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, A stone thrown upward with a speed u from the top of the building, ये आपका NCERT क्लास 11th-12th का क्वेश्चन है, ठीक है। रीचेज द ग्राउंड विथ वेलोसिटी u, तो क्या यहाँ पर समझा हमने? सबसे पहली बात है कि एक मेरे पास, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के पास क्या है, बिल्डिंग के ऊपर एक कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो बिल्डिंग पे खड़े होकर मजे कर रहा है, ठीक है। अब ये आदमी को यहाँ बना देते हैं, ये बन गया आदमी। अब इसके हाथ में क्या है, एक इसका हाथ है कलरफुल, और इसके हाथ के ऊपर क्या है, एक बॉल है। अब इसने बॉल फेंकी तो बॉल क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर ही जाएगी, बॉल ऊपर से फेंकेगा और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो बॉल नीचे आके गिर जाएगी, ठीक है। तो ये बॉल उसने फेंकी थी, तो स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड u, जब वो ऊपर फेंकता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, u हो जाती है। इसकी मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग रीचेज द ग्राउंड विद द वेलोसिटी v, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक, वो सॉरी 3v, 3v। तो 3v की जगह इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, इन्होंने दिया है u, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -3u। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, ऑपोजिट जा रहा है ना, नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो -3u हो गया। अब यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, तो मतलब क्या पूछा है, ये पूछा गया है, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, विस्थापन पूछा जा रहा है कि ऊपर से फेंका, यहाँ से जब फेंका गया तो नीचे जब आया तो इसके बीच की विस्थापन क्या है, मतलब इसमें किसने कितना ट्रैवल किया, कितना उसकी दूरी उसने तय करी, और उसकी एक तरह से हाइट पूछी जा रही है। तो क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लग देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल gs होगा यहाँ पर ना, gs। अब यहाँ पर u स्क्वायर प्लस 2gh हम कर देंगे कि हमें हाइट निकालनी है। v स्क्वायर की वैल्यू क्या देख रहे हैं, -3u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2gh हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 u स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस, अच्छा g की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव g। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस जी और h, तो यहाँ पर हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2gh। चलो अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8u स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2gh। तो h, अब 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर इज इक्वल्स टू
माइनस जी एच, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी -4u² अपॉन में जी। तो ये आपकी एच की वैल्यू आ गई। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एच नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ठीक है ना। जो विस्थापन है, विस्थापन नीचे की तरफ है, इसलिए एच जो है वो नेगेटिव आया, ठीक है ना, एच नेगेटिव आया। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये बताइएगा। जो मैंने और एक और बात आपको जो बोली कि आप क्या चाहते हैं, अब आप रिविजन कराना चाहते हैं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आपको रिविजन करवा दूँ, कंटेंट का मैं रिविजन करा दूँ, जिससे कि आपको कंटेंट जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। अब एग्जाम को टाइम कम रह गया है, अब आप रिवीजन करना ज्यादा सोचिए, जिससे कि जितना आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज रिकॉल्ड रहे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल से। और ये आज वीडियो लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी थी, कल रात तक मैं बैठी थी कि वीडियो अपलोड हो, और 6 बार मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए लगाया था, पर 6 बार में से 6 बार वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं सॉरी बोलूंगी, क्या बोलूँ, ये टेक्निकल प्रॉब्लम के इशू के कारण है। वापस से मैंने इसको सुबह सुबह बैठ के ये वीडियो अपलोड किया, एकदम शार्प मॉर्निंग में उठ के, जल्दी जब सब सो रहे थे। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है और आपको 12 बजे तक ये वीडियो मिल मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।